Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. हमारा चैप्टर 10 लगभग कंप्लीट हो गया है. हमारा चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है निष्कर्ष, जिसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या है, इसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़कर हमें क्या समझ आता है. स्टार्ट करते हैं. अपने पड़ोसी देशों के विकास अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है. भारत, पाकिस्तान और चीन की 5 दशकों से भी अधिक लंबी विकास यात्रा रही और उनको अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए. अगर हम देखें तो भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों की 5 दशकों से जो विकास यात्रा थी वो तीनों की अलग अलग रही और लंबी रही, लेकिन परिणाम सबको अलग अलग प्राप्त हुए. 1970 के दशक के उत्तरार्ध में तीनों का ही विकास स्तर निम्न था. अगर देखें तो 1970 का जो दशक था उसके उत्तरार्ध में अगर हम देखें तो तीनों का ही विकास स्तर जो था वो निम्न था, यानी बहुत कम था. पिछले 3 दशकों में इन तीनों देशों का विकास स्तर अलग अलग रहा. पिछले 3 दशकों में इन तीनों देशों का विकास स्तर जो था वो अलग अलग रहा. लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित भारत का निष्पादन साधारण रहा. अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं. भारत के अनेक भागों में आधारिक संरचना का अभाव है. वहीं अगर हम बात भारत की करते हैं तो भारत का निष्पादन साधारण ही रहा, क्योंकि यहाँ पर आज भी लोग कृषि पर निर्भर हैं और यहाँ की आधारिक संरचना भी बहुत कम है. भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले 1/4 से भी अधिक जनसंख्या का रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है. अब भारत में सुधार करने के लिए जो जनसंख्या से नीचे निर्धनता वाले लोग हैं उनके रहन सहन में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. विद्वानों का मत है कि राजनीतिक अस्थिरता, प्रेषणों और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्धनता और कृषि क्षेत्र का अस्थिर निष्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण है. वहीं विद्वानों का मत ये भी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण कौन कौन से हैं. राजनीतिक अस्थिरता, प्रेषणों और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और कृषि क्षेत्र का अस्थिर निष्पादन, ये सभी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण है. कुछ समय से पाकिस्तान GDP समृद्धि की उच्च दर कायम रखते हुए स्थिति में सुधार करने की आशा कर रहा है, लेकिन अब कुछ समय पहले से पाकिस्तान GDP समृद्धि की उच्च दर कायम करते हुए अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है. वर्ष 2005 के विनाशकारी भूकंप, जिसमें 75,000 लोगों की जानें गईं और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ, के झटके से उबरना भी आज पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती है. अगर हम वहीं बात करते हैं वर्ष 2005 के विनाशकारी भूकंप की, तो वहाँ 7500 लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पर, और भूकंप आने से वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ था. और पाकिस्तान इस झटके से उभरना भी आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भूकंप के बाद बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान उस स्थिति से भी उभर रहा है. आगे, चीन में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव तथा मानव अधिकारों पर उसके निहितार्थ चिंता के मूल विषय हैं. चीन में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव है तथा मानव अधिकारों पर उसके निहितार्थ चिंता के मूल विषय हैं. फिर भी अंतिम 3 दशकों में इसने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोए बिना बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया तथा निर्धनता निवारण के साथ साथ समृद्धि के स्तर को बढ़ाने में सफल रहा. लेकिन ये सब होने के बावजूद भी चीन ने राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोए बिना अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोने नहीं दिया और बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया और निर्धनता निवारण के साथ साथ समृद्धि के स्तर को बढ़ाने में भी सफल रहा. आप यह भी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का प्रयास हो रहा है, अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही जो देश हैं उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का प्रयास हो रहा है. वहां चीन ने बाजार व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक सुअवसरों के सृजन के लिए किया. सामुदायिक भू स्वामित्व को कायम रखते हुए और लोगों को भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है. चीन में सुधारों से पूर्व ही सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराने में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मानव विकास संकेतकों में सकारात्मक परिणाम हुए हैं. तो ये था तीनों देश का विकास अनुभव जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा. आपको क्या लगता है कि तीनों देश में से किस देश का विकास फास्ट हुआ है और किस देश का विकास जो है वो बेस्ट है?
आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे ये कि तीनों में से भारत, पाकिस्तान और चीन में से किस देश का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और उन्होंने अपने देश के विकास के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और उनके सक्सेस भी हुए हैं। तो वो कौन सा देश है, इसका नाम आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैं तो बताऊंगी ही आप लोगों को। चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। निष्कर्ष इससे हम ये समझ आता है कि तीनों देशों ने अपने अपने विकास के लिए प्रयास किए। किस तरह से प्रयास किए उन्होंने, ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर। तो चलिए आगे है पुनरावर्तन। अब हम इस चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जिनको हम फिर से याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए, फर्स्ट, वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद से विकासशील देश अपने आसपास के देशों की विकास प्रक्रियाओं और नीतियों को समझने के लिए उत्सुक हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें अब केवल विकसित देशों से ही नहीं वरन अपने जैसे अनेक विकासशील देशों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद से विकासशील देश अपने आसपास के देशों की विकास प्रक्रिया और नीतियों को समझने के लिए उत्सुक हैं। क्यों हैं उत्सुक? वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अब केवल विकसित देशों से ही नहीं बल्कि विकासशील देशों से भी उन्हें कंपटीशन करना पड़ रहा है और सामना करना पड़ रहा है। सेकंड, भारत, पाकिस्तान और चीन की भौतिक खाद्यान्न संपन्नताओं में तो काफ़ी समानता है, परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न हैं। जी हाँ, भारत, पाकिस्तान और चीन की भौतिक खाद्यान्न समानताएं तो समान है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न हैं। ये पॉइंट याद रखने वाला है। नेक्स्ट, तीनों ही देशों ने 5 वर्षीय योजनाओं को विकास के स्वरूप का आधार बनाया, किंतु उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने जो संरचनाएं बनाई हैं वे भिन्न भिन्न हैं। ये पॉइंट भी याद रखने के लिए है कि तीनों देशों ने पंचवर्षीय योजनाओं को विकास के एक स्वरूप का आधार तो बनाया और तीनों देश में पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई, लेकिन डिफरेंट क्या है तीनों देश में? योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने जो संरचना बनाई, यानी पंचवर्षीय योजना की जो संरचनाएं बनाई उनने, वो तीनों देश की अलग अलग हैं। नेक्स्ट, 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक तीनों देशों के सभी विकास संकेतक अर्थात समृद्धि दर, राष्ट्रीय आय में उद्योग भार, योगदान आदि समान थे। अगर हम देखें तो 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक तीनों देश के, जैसे कि तीनों देश के विकास संकेतक जो थे, जैसे समृद्धि दर, राष्ट्रीय आय, उद्योग भार, योगदान, ये सब समान थे, लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट, पांचवी, चीन ने आर्थिक सुधार 1978 में प्रारंभ किया और पाकिस्तान ने 1988 में और भारत ने 1991 में। आर्थिक सुधार की बात करें तो चीन का आर्थिक सुधार 1978 में प्रारंभ किया गया, पाकिस्तान का 1988 में और भारत का 1991 में। नेक्स्ट, चीन ने संरचनात्मक सुधारों का निर्णय स्वयं लिया था, जबकि भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऐसा सुधार करने के लिए बाध्य किया था। चीन ने जब संरचनात्मक सुधारों का निर्णय लिया तो उसने वो स्वयं लिया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऐसा करने के लिए बाध्य किया था। नेक्स्ट, इन तीनों देश में अपनाए गए नीति उपायों के परिणाम भी भिन्न भिन्न रहे हैं। उदाहरणार्थ, चीन में केवल एक संतान नीति के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि रुक गई, किंतु भारत और पाकिस्तान में इस दिशा में अभी ऐसा परिवर्तन होना बाकी है। इन तीनों देश में अपनाए गए नीति उपायों के परिणाम स्वरूप इन तीनों देश में जो नीति उपाय अपनाए गए हैं उनके परिणाम भी भिन्न भिन्न रहे। चीन में जैसे कि एक संतान नीति अपनाई गई जिससे जनसंख्या काफ़ी हद तक रुक गई थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे परिवर्तन होने बाकी हैं। नेक्स्ट देखिए, 8वां, 50 वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी इन देशों की जनसंख्या एक बहुत बड़ा भाग अभी तक कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि निर्भरता सबसे अधिक है। अगर हम 50 वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी, यानी जो 50 वर्षों का विकास की जो प्लानिंग की गई थी उसके बाद भी भारत में कृषि की जो जनसंख्या है वो कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और सबसे ज़्यादा भारत में निर्भर है। इन तीनों देशों की जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, लेकिन भारत की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, चीन ने परंपरागत विकास नीति को अपनाया जिसमें क्रमशः कृषि से विनिर्माण तथा उसके बाद सेवा की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति थी। यानी चीन ने विकास की जो परंपरा थी उसको परंपरागत तरीके से निभाया है, जिसमें कृषि से विनिर्माण की और उसके बाद सेवा की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति थी। भारत तथा पाकिस्तान सीधे कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर चले गए, लेकिन भारत और पाकिस्तान सीधे कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर चले गए, उन्होंने विनिर्माण को अपना रास्ता नहीं बनाया। नेक्स्ट देखिए,
चीन में औद्योगिक क्षेत्र में उच्च समृद्धि दर कायम रही है, जबकि भारत और पाकिस्तान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चीन में देखा जाए तो उच्च समृद्धि दर जो है औद्योगिक क्षेत्र में, यानी औद्योगिक क्षेत्र जो वहाँ का है उसमें उच्च समृद्धि दर कायम रही, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट 11, चीन अनेक मानव विकास संकेतकों में भारत और पाकिस्तान से आगे है। इसके बावजूद इस प्रगति में सुधार प्रक्रिया का कोई योगदान नहीं था, बल्कि उस रणनीति का था जिसे चीन ने सुधार के पूर्व अवधि में अपनाया था। चीन भारत और पाकिस्तान की तुलना करें तो चीन इन दोनों देशों से आगे है और इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, बल्कि उस रणनीति का है जिसे चीन ने अपने सुधार की नीति के पहले अपनाया था। नेक्स्ट, विकास संकेतकों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्रता संबंधी सूचकों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हमें विकास संकेतकों के मूल्यांकन अच्छी तरह से करना है तो उसके लिए हमको स्वतंत्रता संबंधी सूचकों को भी ध्यान में रखना होगा। ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के। तो इन सब से हमको क्या समझ आता है कि भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों देश की अगर हम तुलना करें तो अभी करंट में, यानी कि वर्तमान में अभी चीन सबसे आगे चल रहा है और वहाँ की विकास प्रक्रिया काफ़ी सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद भारत है और शायद उसके बाद पाकिस्तान, लेकिन चीन सबसे ज़्यादा आगे है। वहाँ की विकास प्रक्रिया बहुत ज़्यादा अच्छी है और वहाँ की स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुधर गई है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हो गया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं जो इनको हम से आने वाली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।